2 3 4 5 पांचों बॉक्सेस बाहर रखवा फटाक से। अरे रोहन, ये बॉक्सेस वहां क्यों पड़े हैं? कब से रखे हैं वहां? पैक करना है, लेकर आओ। हाँ हाँ मैम, मैं अरे रोहन, बॉस के कैबिन में क्यों लेकर जा रहे हो? क्या कर रही थी आप? सब वो लाइट ऑफ करने आई थी। आइंदा से बिना पूछे मेरे कैबिन में मत आना। जी। पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो? जीजू, मैंने ऑफिस में ड्रग्स के पैकेट्स देखे। ड्रग्स? देखो, तुम ना इस समय बिल्कुल मत पढ़ना। तुम्हारा वो जो बॉस है ना प्रशांत, बहुत खतरनाक आदमी है। तुम ऐसा कुछ मत करना, मेरी मानो, कुछ मत करना तुम। मुझे बहुत डर लग रहा है जीजू। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी हद में रह। पल्लवी, ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं? ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती? दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि औरतों की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि पति की इतनी बड़ी गलतियों को बस ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, छोटे कपड़े पहने, स्किन दिख रही है, का मतलब ये नहीं है कि इनविटेशन मिल गया कि चाहे जब आओ चांस मारो। अच्छा मेरी बात सुन, ये क्या कर रही है तू? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? अपने एक दोस्त के यहाँ कुछ दिन वहीं रहूंगी और उसके बाद रेंट पर शिफ्ट हो जाऊंगी। सुन, ना तो तू कहीं जाएगी और ना ही अपने बॉस के खिलाफ कोई कंप्लेन करेगी। मैं जा रही हूँ और बाकी सामान बाद में लेकर जाऊंगी। आप सोचिए ना दीदी, जो आदमी आपके घर में रहकर आपकी बहन की इज्जत पे हाथ डाल सकता है, वो बाहर जाकर क्या कुछ नहीं करता होगा। अरे मैं तुम्हें छोड़ दूं कहीं? थैंक यू। क्या एटीट्यूड है इस लड़की में। भैया, जानकी नगर जाएंगे। जानकी नगर की ऑटो यहाँ से नहीं मिलेगी मैडम, आगे से राइट मारिए, वहाँ से मिलेगी। थैंक यू। जरा सी भी आवाज निकाली ना तो जान से मार डालूंगा। चलो, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? क्या कर रहे हो ये सब? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तो एक काम कर, जल्दी जा, जल्दी से अपना बैग रेडी करके आ। नगमा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। अरे क्या करेंगे, टेलर ने कपड़े ही नहीं सिले थे, बैठ के सिलाना पड़ा, वरना आयशा क्या पहनती। बहुत लेट हो गया। नगमा, ये फातिमा को सलामी पर दे देना। आमिर, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? हम उनको तोहफे में बहुत सारे कपड़े दे रहे हैं ना।
नगमा, तुम्हारी खाला ने हमारे निकाह पर बहुत कीमती सेट दिया था, इतना तो करना ही चाहिए ना। कम से कम तुम उनके ताने सुनने से बच जाओगी। आमिर, लेकिन आगे आयशा का बोर्ड का एग्जाम है, इतने सारे खर्चे हैं, और वैसे भी शादी में बहुत खर्चा हो चुका है। मैं मैनेज करूंगा, तुम टेंशन मत लो। उज्जैन जाना है कि नहीं जाना? चलो जल्दी करो। आयशा, अपना लोकेशन ऑन कर लेना और वहां पहुंचकर मुझे फोन करना। अरे आप क्यों चिंता करें, हम फोन करेंगे अब हम आपको। चलो अब वो टेंशन मत लीजिए, हम लोग अच्छे से पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। अर्जुन, कल से काम पर मत आना, आकर अपनी सैलरी ले लेना। क्या हुआ आमिर भाई, सब ठीक तो है? एक हफ्ते में दूसरी बार कंप्लेंट आई है तुम्हारी। वो तो तुम्हारी बीवी पेट से है, इसलिए मैंने पिछली बार माफ करवा दिया था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई दूसरा काम ढूंढ लो। आमिर भाई, क्या है ना कि नई जगह जाऊंगा, नया जॉब ढूंढूंगा, नए दोस्त यार मिलेंगे। अब दोस्ती यार में थोड़ा पीना पाना तो हो गई, उस नशे के चक्कर में कभी आपके घर की असलियत निकल गई तो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं निकलेगी नहीं, बोलूंगा नहीं। इन क्या है, नशे में जबान पे काबू थोड़ी रहता। कमीने, मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया और तू मुझे ही धमकी दे रहा है। अब देखता हूँ कैसे ऑफिस में आता है तू और कैसे अपने बचे हुए 20 दिन की पगार लेता है। मैं भी देखता हूँ कैसे मिलेगा तू पैसे मिलेगा। आयशा बेटा, अब्बू को लोकेशन भेजा? अब का भेज दी? एक्सक्यूज मी सर, पेमेंट। कैसी हो रोशनी? अरे रोशनी, इतना लेट? हाँ, वो आज ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए लेट हो गई। ठीक है, कल से ऑफिस मत जाना। पर और सुनो, अंदर ना मैंने मटन ला के रखा है, उसे बना दो जरा। निलय, सॉरी ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैं ऑफिस से हमेशा टाइम पे आ जाऊंगी। पता है तुम्हें, बॉस ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी है। अच्छा, मैं मटन बना के आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहीं रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। सर, आज सुबह ही बीवी नगमा और बेटी आयशा उज्जैन से लौटे हैं। चलो साइड हटो। क्या मिला लगा रखा है? चलो हटो यहाँ से। आमिर उठ जाओ, क्या हो गया आपको? उठो आमिर, प्लीज उठ जाओ, क्या हो गया? ये देखिए, ये क्या हो गया? देखिए नगमा जी, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। आप हमें बता सकती हैं कि जब आप यहाँ वापस आई तो आपने सबसे पहले क्या देखा?
जब यहाँ से गए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। आमिर बहुत खुश थे। पता नहीं किसने ये सब कर दिया। सर, हमारे आने के पहले कुछ मोहल्ले वालों ने यहाँ भीड़ लगा रखी थी, पूरा क्राइम सीन कंटामिनेट कर दिया ऐसा। आई डाउट कि फॉरेंसिक वालों के यहाँ ज़्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, जो कुछ भी पॉसिबल हो उनको बोलो कि एविडेंस कलेक्ट करें। ओके सर। हेलो हेलो दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। नहीं मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, पर प्लीज दीदी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। कौन मार डालेगा पल्लवी? दीदी प्लीज प्लीज। नहीं सर, हमें किसी पर कोई शक नहीं है। अच्छा, आप लोगों के उज्जैन जाने से पहले आमिर का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर आपकी फैमिली में कोई इशू? आमिर बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मम्मी, पानी लीजिए। घर से कोई सामान गायब हुआ था? हाँ, मेरा लैपटॉप गायब था और अब्बू का फोन। ठीक है, डिटेल्स दे दीजिए। अगर इसके अलावा कुछ भी याद आए तो हमें बताइएगा जरूर। अभी जा सकते हैं आप। मंजू, इस आमिर का बैकग्राउंड निकालो। ओके सर। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उससे इतनी नफरत करता हो? मैंने ऑफिस में ड्रग्स के पैकेट्स देखे। रोशनी? आमिर, रोशनी तुम इतने सालों बाद कैसी हो? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? आमिर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं रोशनी वर्मा जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यस, कम इन। आमिर ने बताया था मुझे। फाइल? यस सर। तो ये तुम्हारी पहली जॉब है? यस सर। कंप्यूटर नॉलेज है? जी सर, पूरी मेहनत से काम करूंगी। मेहनत से नहीं रोशनी, स्मार्टनेस से काम करना होगा। करोगी ना? जी। आमिर के अकाउंट से एक होटल में रेगुलर पेमेंट्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट एवरी वीक। मैंने उस होटल में फ़ोन किया था तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आमिर यहाँ एक औरत के साथ आया करता था और दिए गए आईडी के मुताबिक उस औरत का नाम रोशनी वर्मा है। ये देखिए। इसका मतलब आमिर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। सर फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। मैंने उस होटल की सारी सीसीटीवी फुटेजेस मंगा ली है। ये देखिए सर, ये वाली फुटेज, ये मर्डर के 2 दिन पहले की है। ये आदमी उसका पीछा कर रहा है। सर इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउटफुल है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इन पर नजर रखे हुए है। मैंने इसकी फोटो सर्कुलेट करवा दी है सर। गुड। हेलो। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। कौन बोल रहा है? फिर से बोलिए आप। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। लेकिन नगमा अपने हस्बैंड को क्यों मारेगी? हेलो। फिर से लगाओ। The number you are trying to call is currently switched off. एक ऐप है, मैं लोकेशन चेक करता हूँ। जल्दी करो। लोकेशन जहांगीराबाद है। इसका मतलब कॉलर आमिर के एरिया से ही थी। सर नगमा को उठा ले क्या? नहीं, किसी रैंडम कॉल के बेस पे हम किसी भी विक्टिम की वाइफ को नहीं उठा सकते। हो सकता है हत्यारे ने हमें भटकाने के लिए खुद कॉल किया हो या किसी से करवाया हो। इस नंबर को ट्रेस करो। ओके सर। मर्डर से 2 दिन पहले नगमा के सारी मूवमेंट को ट्रैक करो। उसके उज्जैन वाली शादी, उसका आना जाना, सब कुछ। ओके सर। मैं जी जान लगा दूंगा रोशनी, बल्कि मैंने तो कल की ही मीटिंग सेट की है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा।
अपना ध्यान रखना। प्रशांत बहुत खतरनाक है। तुम मेरी फिक्र मत करो रोशनी। हमारा कोई अफेयर नहीं था। मैं और आमिर तो एक कॉलोनी में रहते थे और बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। और वापस अभी 4-5 महीने पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ है? कुछ नहीं मैम, वो किचन में काम करते टाइम लग गया। तुमने कहा कि आमिर सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, बचपन का दोस्त, तो फिर होटल में क्यों मिलते थे? क्या हुआ रोशनी? ये पुलिस क्यों आई है? वो आमिर का मर्डर हुआ है, उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आए हम लोग। कौन आमिर? वो मेरी कंपनी में सिक्योरिटी एजेंसी का सुपरवाइजर था। हाँ तो ये तुमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? देखिए ये वहां ना 9 से 6 जॉब करने जाती है, रिश्तेदारी निभाने नहीं। तुम कभी मिले हो आमिर से? मैं क्यों मिलूंगा? आप लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं मैं तो ये तक नहीं जानता। अच्छा, ये देखो, कुछ याद आया? चल आने चल। सर मैंने कुछ सब याद कराता हूँ, चल। अरे मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। सर मैंने आमिर का मर्डर नहीं किया है। अगर तूने आमिर का मर्डर नहीं किया तो तूने झूठ क्यों बोला कि तू आमिर को नहीं जानता? तो क्या सच बोलता कि आमिर मेरी बीवी के साथ होटल में जाता है? क्या करते आप लोग? सहानुभूति देकर छोड़ देते? नहीं ना। वैसे आमिर का मर्डर हुआ कभी है? 23 तारीख को। 23 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो इंदौर में था अपने दोस्त के यहाँ। चल नंबर बता तेरे दोस्त का। लिख लीजिए नंबर, लेकिन फोन नहीं लगेगा उसका। क्यों? क्योंकि वो दुबई चला गया है। मास्टर जी इस बार फिटिंग बहुत अच्छी बना ना, हम शादी में जा रहे हैं। भाभी जी हाथ ऊपर करिए। काफी पतले हो गए। मास्टर जी आप भी ना। मास्टर जी इस काम के लिए कोई औरत नहीं मिलती आपको? आजकल फीमेल टेलर मिलती कहाँ है? इतने समय से हम कपड़े सिला रहे हैं, लेकिन हमारे मास्टर जी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपका काम हो गया हो तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। हैप्पी बर्थडे नगमा। अभी तक नाराज हो नगमा? प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो जो टेलर मास्टर के सामने आपने किया, वो क्या सोच रहे होंगे वो? अच्छा तो माफी से काम नहीं चलेगा तो मुर्गा बन जाता हूं मैं। अच्छा बस अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं, चलो उठो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर इनिशियल रिपोर्ट आ गई है। आमिर को करीब रात 11 से 1 के बीच मारा गया। जिस कैब से वो लौटे थे वो ट्रैक किया? नहीं, ऑनलाइन बुक कैब होती तो इजीली ट्रैक हो जाता। वैसे उज्जैन के सारे ड्राइवर से बात हो रही है। सर उज्जैन से एक और बात पता चली है, नगमा का शादी से पहले किसी फरहान नाम के लड़के से अफेयर था। तो शादी से पहले था ना? नहीं सर अभी भी है। नगमा जिस शादी के लिए उज्जैन गई थी ना, वहां से 2-3 घंटों के लिए गायब थी उसी फरहान से मिलने के लिए। फरहान? हाँ। नगमा 2.5 लाख है, बाकी अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। थैंक यू फरहान। लेकिन नगमा हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? थोड़ा वक्त दो मुझे फरहान। वैसे भी आशा की जिम्मेदारी है मुझ पर। एक बार मैं आशा का सब कुछ ठीक कर लूं, फिर देखेंगे। और वैसे भी मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। तो ठीक है, बैठ। आयशा मैं क्या कह रहा था कि हमें ना आंटी से बात कर लेनी चाहिए।
देख अभी अब्बू तो नहीं रहे ना, और मेरे घर वाले भी उंगली उठाएंगे, तो उससे पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। ये तुम क्या बात कर रहे हो सूरज? पहले कब्र के फूल को तो सूख जाने दो। आयशा मेरा वो मतलब नहीं था। पुलिस? अम्मी फिर से पुलिस वाले क्या करने आए यहाँ? ये तलाशी ले रहा है। उस दिन भी गए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला था, आज क्या मिलेगा नया उन्हें? रवि, हाँ पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट देना है। ये लीजिए। सबसे पहले आमिर के सर पर वार किया गया किसी हैवी ऑब्जेक्ट से। उसके बाद 12 बार चाकू से स्टैब किया गया उसे। और दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब यह है कि आमिर ने दरवाजा खुद खोला था। यह कांड किसी एक का नहीं बल्कि 2 लोगों का किया हुआ है। किलर के साथ कोई और भी था। सर, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि वो 2 लोग थे? ये रिपोर्ट देखो मंजू, इसमें साफ दिख रहा है कि आमिर की मौत सर पे चोट लगने से और उसके शरीर में चाकू मारने से हुई, राइट? हाँ। लेकिन इन दोनों ही चोटों का फोर्स और इंपैक्ट बिल्कुल अलग है। देखो, एक काम करो, इस घर की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी लो। ठीक है। ओके सर। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो सुनो। मैंने कोई खून नहीं किया। आयशा, नहीं मार सकती हैं। हम तो शादी में उज्जैन गए थे, अम्मी नहीं कर सकती हैं। आयशा, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची अकेली है। अम्मी! सर, ये नगमा तो अभी तक कुछ काम का बोली ही नहीं है। बोलेगी। एक बार चाकू की फोरेंसिक रिपोर्ट तो आने दो। आखिर ये चाकू उसी के घर से बरामद हुआ था ना, उसी की अलमारी से। यस सर। रवि भाई, तुम कहाँ बिजी हो? ये फाइल आमिर के घर से मिली थी, वही पढ़ रहा था। इसमें एक एफआईआर कॉपी है। 4 महीने पहले रोशनी ने न्यू मार्ग थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी अपनी सगी बहन के किडनैपिंग। किडनैपिंग? स्ट्रेंज। इसका मतलब रोशनी 2 विक्टिम से जुड़ी हुई। एक तो उसकी खुद की बहन जो 4 महीने से लापता है, और एक दूसरा आमिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है रवि कि ये फाइल आमिर के पास क्या कर रही थी? अजीब तो है। ये देखिए, इस फाइल में ना कई सारे एड्रेसेस हैं, और ये फोटो देखिए आप। रवि, कहीं उस कॉलर के बोलने पे हम बहुत अलग तो नहीं जा रहे? हम नगमा से पूछताछ कर रहे हैं और मालूम चले कि केस कुछ और ही। एक काम करो, रोशनी को थाने बुलाओ। और सर, एक गार्ड के बारे में पता चला है, उसका नाम अर्जुन है। वो आमिर के अंडर काम करता है। उसका आमिर से झगड़ा भी हुआ था। मैंने कांस्टेबल सिन्हा को बोल दिया उसे उठाने को। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा है। हाँ, आमिर से गुस्सा जरूर था क्योंकि वो नौकरी से निकालने की बात कर रहा था, पर उसके मर्डर के बाद मुझे किसी ने नहीं बोला कि काम पे वापस मत आओ। हाँ, मेरा फायदा जरूर हुआ है, पर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। ये तो तोते की तरह खुद ही सब कुछ बोल रहा है। हाँ सर, वो हमारे साथ का ही था। बस सुपरवाइजर बनने के बाद उसको अचानक बहुत गुस्सा आने लगा, हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता था। तेरे मुंह से ही पहली बार सुन रहा हूँ कि आमिर को गुस्सा आता था। हाँ सर, आप चाहे तो वो आयशा के बॉयफ्रेंड सूरज, हाँ सूरज से भी पूछ सकते हैं। मैंने ही पकड़ा था उन दोनों को मार्केट में, और आमिर को खबर देके मैंने ही बुलाया था। यार, मजहबी लड़के के साथ घूमती है। ये आजादी दी थी मैंने तुझे। मेरे नीचे काम करने वाला अर्जुन ये मुझे फोन करके बताता है कि अपनी बेटी को संभाल लो। क्या इज्जत रह गई? सर हम शादी करना चाहते हैं सर। सर मैं प्यार करता हूँ इसमें सर। आज के बाद इसके साथ नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। सर प्लीज भाग यहाँ से। पल्लवी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भागी सर, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सिर्फ आमिर मेरी मदद कर रहा था। पल्लवी की कोई दोस्त थी जहां वो गई थी, उसका नाम या पता मालूम चल सकता है? पता नहीं। उस दिन पल्लवी ने मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया।
मुझे लगा शायद गुस्सा है इसलिए नहीं किया। फिर अचानक एक दिन कॉल आई और तब मुझे पता चला कि वो किडनैप हुई है। पर प्लीज दीदी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। मुझे पता है सर, ये सब उस प्रशांत का किया धरा है। मेहनत से नहीं रोशनी, स्मार्टनेस से काम करना होगा। नाम के लिए तो उसकी एक कुरियर एजेंसी है, लेकिन असली पैसा ड्रग्स बेच के कमाता है। कुरियर बॉक्सेस में ड्रग्स डाला जाता है और लोगों को कुरियर की तरह डिलीवर किया जाता है। और क्योंकि ये सब लोकल डिलीवरी होती है इसलिए कभी चेकिंग में भी नहीं आता। पल्लवी ने ड्रग्स देख लिया था। सब मेरी गलती है सर, मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। मेरी मदद तो पुलिस ने भी नहीं की। प्रशांत का नाम तक नहीं लिखा है एफआईआर में। उल्टा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई होगी। हम ढूंढेंगे उसे, इट्स अ प्रॉमिस। तो जब हम तुम्हारे घर आए थे तब क्यों नहीं बताया था ये सब? आमिर, ये देखो, किसी बैंक का अकाउंट नंबर है, SRV बैंक। रोशनी, ये स्विट्जरलैंड का बैंक है। एक मिनट, ये डायरी जहां से उठाई है वहीं रख दो। रोशनी इधर आओ। ये प्रशांत की प्रॉपर्टीज के पेपर है, उसके नाम कई प्रॉपर्टीज है। आमिर, शायद यहीं कहीं रखा हो उसने पल्लवी को। चलो हम अभी चेक करके आते हैं सारे एड्रेस। नहीं 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 रोशनी, अभी बहुत लेट हो चुका, तुम घर जाओ। लेकिन मेरे पल्लवी, हड़बड़ी का काम नहीं, बहुत रिस्की। हम लोग कल मिलेंगे। चलो अभी इसको वापस ले लो। चल चल जल्दी चल। रोशनी, मैंने 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं जो काफी टाइम से खाली पड़ी है। उनमें से एक ही है। चलो पहले ये चेक कर लेते हैं। रोशनी, यहां तो कोई नहीं। चलो दूसरी प्रॉपर्टी में देखते हैं। रोशनी, ये जगह सेफ नहीं है। बाकी के एड्रेस मैं कल खुद आके चेक करूंगा, तुम मत आना। अब चलो। रोशनी, तुम टेंशन मत लो, मैं पल्लवी को ढूंढ लूंगा। आमिर, अभी मैं घर निकलती हूँ। अगर निलय मुझसे पहले आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बहुत डर गई थी, शायद प्रशांत को सब पता चल गया था और पल्लवी तो अभी भी उसके कब्जे में है। आमिर को भी उसने मरवा दिया। सब मेरी वजह से हुआ है। वो प्रशांत कुछ भी कर सकता है। पता नहीं अब पल्लवी मुझे कभी मिलेगी भी या नहीं। आमिर के अलावा तो किसी को नहीं पड़ी थी उसे ढूंढने की। हम ढूंढेंगे उसे, इट्स अ प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, पल्लवी को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। रवि, जिस नंबर से पल्लवी ने कॉल किया था उसकी डिटेल्स निकालो और इस कॉलर का भी इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप कर दो जिसने आमिर की वाइफ का नाम लिया था। इस प्रशांत को यहाँ बुलाओ। ठीक है, उसे बुलाता हूँ थाने, लेकिन काफी टाइम हो गया। पल्लवी जिंदा मिलेगी मुश्किल लगता है। और इंस्पेक्टर साहब, बीवी बच्चे कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे। अच्छे रहे तो कितना अच्छा है ना? धमकी दे रहा है? अरे नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ऐसा आप कैसे कर सकता हूँ? आप बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आमिर को जानता है? हाँ, हमारे यहाँ की सिक्योरिटी का सुपरवाइजर था, लेकिन सुना है बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है उसका। किसने किया है? पल्लवी को जानता है? जी हाँ, हमारे यहाँ काम करती थी डेटा एंट्री ऑपरेटर का। फिर अचानक उसने जॉब छोड़ दी। उसने मारा आमिर को। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बता कि तुझे कब पता चला कि आमिर तुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। आमिर के लिए मैं भगवान था, वो मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों करेगा? ऐसा कौन सा भगवान वाला काम किया आपने? उसकी बेटी का अबॉर्शन करवाना था, उसके लिए पैसे और सीक्रेट डॉक्टर का नंबर मैंने ही दिया था। डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ बिल्कुल, आप भी जाइए, आपकी भी प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व कर देगा वो। ज्यादा बकवास नहीं। हाँ,
लेडीज़ हैं आप, पर हम लेडीज़ की इज्जत करते हैं, इसीलिए एक गुस्ताखी माफ़ कर देते हैं, वरना क्या बोल, क्या करेगा? मंजू मंजू मंजू, नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं होता। एक तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए एक नाबालिग लड़की का अबॉर्शन करा दिया, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। अभी तो सिर्फ तुम्हारा लाइसेंस रद्द करूंगी, अगर और झूठ बोला ना तो सीधा जेल में डाल दूंगी। नहीं मैडम, ऐसा मत करना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। आमिर 4 हफ्ते पहले ही आया था अपनी बेटी को लेके अबॉर्शन के लिए। आयशा, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी तो अबॉर्शन हो सकता है। और आमिर, तेरी बेटी तो अभी नाबालिग है, पुलिस केस हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़का इसकी क्लास का है, उसे जब खबर मिली तो वो घबरा गया। डॉक्टर साहब, आप इसका अबॉर्शन कर दीजिए, हमें कोई पुलिस केस नहीं करना। नहीं अब्बू, जो कुछ हो रहा है तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मैं ताने सुन सकता हूँ, लेकिन तू ताने नहीं सुन सकती। छोटे बच्चे की परवरिश करना इतना आसान नहीं है, खासकर जब उसका बाप उसके साथ ना हो। अब्बू ने मेरा साथ दिया था। तुम्हारा अबॉर्शन हुआ तो डेफिनेटली तुम्हें सूरज से भी मिलने से रोका गया होगा, तो क्या इन सारी बातों को लेकर सूरज गुस्सा था क्या आमिर से? देखिए, ना सूरज ने अब्बू को मारा है और ना अम्मी ने अब्बू को मारा है। आप शुरू से गलत इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। देखो आयशा, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मम्मी बेवजह लॉकअप में बंद है तो तुम्हें उनकी मदद करनी होगी ना, नहीं तो वो जिंदगी भर किसी और के जुर्म की सजा काटती रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वकील ने कहा है कि उनकी कल तक जमानत हो जाएगी, इसके बाद वो कभी भी जेल नहीं जाएगी। अम्मी ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आप जाइए। न्यू मार्ग थाने बात हुई, लोकल पुलिस ने पल्लवी केस में प्रशांत से पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें भी प्रशांत के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है पल्लवी अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। जिस नंबर से पल्लवी ने कॉल किया था वो नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा है, फेक आईडी पे लिया गया था और स्विच ऑफ हो गया। पर सर, पल्लवी को गायब करने का मोटिव तो बनता है प्रशांत के पास। नगमा का एक्स बॉयफ्रेंड फरहान का भी कुछ पता नहीं। हाँ, एक बात पता चली है, उसने नगमा को 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे। 2.5 लाख है, बाकी अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। अब इतने पैसों की उसे क्या जरूरत पड़ी, ये तो नगमा ही बता सकती है। ऊपर से मिस्ट्री कॉलर का अभी तक नहीं पता लगा जिसने नगमा का नाम लिया था। टेक्निकल टीम ने बताया कि यूज किया हुआ सिम और फोन दोनों ही फर्जी तरीके से खरीदे गए थे। हो सकता है बाद में डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे, क्योंकि दोबारा उनसे कॉल नहीं हुआ है। इसका मतलब वी आर बैक टू द स्क्वायर वन हियर। हमारे पास सिर्फ ये सीसीटीवी फुटेज है जो पल्लवी की किडनैपिंग साइट से हमें कैमरे के थ्रू मिली। देखते हैं क्या होगा इसमें। इन दोनों ऑटो वालों से भी न्यू मार्ग पुलिस ने बात की थी। पल्लवी ने यहीं पे उन 2 ऑटो वालों से बात की थी। इसी कैमरे का फुटेज देखा था ना हमने। हाँ, फुटेज के मुताबिक पल्लवी ने यहां से राइट लिया हो, लेकिन आगे तो कॉलोनी का एंड हो रहा है, आगे का पूरा रास्ता सुनसान है। पल्लवी यहां से कहां गई होगी? यहाँ से सीधे कुछ दूरी पर एक बंद बड़ी फैक्ट्री है जो अब खंडर बन चुकी है, वहां चलकर देखें क्या? सर, जीन्स से बांधा गया था, मेकअप का सामान। ये न्यूज़पेपर 3 हफ्ता पुराना है, इसका मतलब कम से कम 3 हफ्ता पहले कोई यहाँ होगा। कहीं किडनैपर्स ने पल्लवी को यहाँ तो नहीं रखा होगा। सबसे पहले तो ये पता करो कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। ठीक है, जल्दी। रवि, इंजेक्शन। सर, इनकी बेल हो गई। मेडिसिन की बाहर की लिस्ट आई है। कोई लीड मिला प्रशांत से कनेक्टेड? एक लीड है, नाम देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हाईलाइटेड नाम देखिए। ये आमिर इंजेक्शन खरीदता था? हाँ सर, हो सकता है कि ये प्रशांत ने मंगवाया हो। प्रशांत ने आमिर की मदद की थी वो आयशा के अबॉर्शन केस में, तो शायद इसलिए आमिर ने उस एहसान के चलते प्रशांत का ये काम किया हो। और हो सकता है आमिर को ये पता भी ना हो कि वो इंजेक्शन क्यों खरीद रहा है, क्योंकि वो खुद पल्लवी को ढूंढ रहा था। लेकिन प्रशांत के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक है, हल्का कनेक्शन है, पर एक मिला है। जिस लोकेशन में पहुंचे थे वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर है, गंगवार कंस्ट्रक्शन। और इस गंगवार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में 21% का स्टॉक होल्डर है प्रशांत।
हेलो, गाड़ी बैठो। किधर? आप लोग फिर से? इस बार तुम्हें बेल नहीं होने वाली। चाकू की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस चाकू में जो खून मिला है उस खून में हीमोग्लोबिन लेवल कम है और ब्लड क्लॉट थोड़ा ज्यादा। तो ये जो खून इस चाकू में मिला है वो विक्टिम के मर्डर के कम से कम 24 से 48 घंटे बाद का है, मतलब पोस्टमार्टम के बाद का ब्लड है। आमिर को उसकी बीवी ने मारा है। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, मैंने ही आमिर को मारा है। झूठ बोल रही हो तुम नगमा। मर्डर रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ। रात के 10 बजे तो तुम देवास टोल क्रॉस कर रही थी और रात के 2 बजे सीहोर टोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब मर्डर हुआ उस वक्त तुम रास्ते में थी और करीब 3:30 बजे तुम घर पर वापस लौटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुको, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। तू चल मेरे साथ चल, अब जो मैं कहूंगी तो वही करेंगे। चल। आयशा बोलो, क्यों किया ये सब? देखो मैं जानता हूँ तुम दूसरी कैब करके पहले ही भोपाल पहुंच गई थी और तुम्हारी माँ नगमा बाद में अकेली आई थी। देवास टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी माँ कैब में अकेली दिखाई दे रही है। इसके आगे जाकर हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मर्डर के समय तुम्हारी माँ घर पर थी ही नहीं। सबूत हैं हमारे पास। सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको छोड़ दीजिए। इसकी सजा मुझे दे दीजिए। ये अभी बहुत छोटी है, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आयशा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? नगमा तो तुम दोनों को भगाने वाली थी, फिर क्यों? बोलो आयशा। क्योंकि मैं नहीं भाग पा रही थी। कैसे चली जाती मैं? कैसे भूलती ये सब कुछ? वो मेरा रेप करता था, मेरा खुद का बाप। जो अबॉर्शन करवाया था वो सूरज का बच्चा नहीं, वो कमीना आमिर का था। तुम्हारी अम्मी ने पैसों का इंतजाम किया था तो फिर क्यों नहीं चली गई? नहीं जाना था मुझे, नहीं भागना था। जब तक मैं उस कमीने को सजा नहीं दिला देती मैं नहीं भूल पाती है सब कुछ। लेकिन अब मैं भूल सकती हूँ, चैन से जी सकती हूँ, सूरज के साथ या फिर इस जेल में, पर जी सकती हूँ। पल्लवी का किडनैप भी आमिर ने किया होगा, उसी ने उसका रेप और मर्डर किया होगा। पोस्टमार्टम के मुताबिक जिस वक्त पल्लवी का मर्डर हुआ उस वक्त प्रशांत मुंबई में था। जिस तरह से इस केस में आरोपी खुद इस केस का सबसे बड़ा पीड़ित साबित हुआ है और पीड़ित इस समाज का सबसे बड़ा दरिंदा, उसको देखते हुए इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखना गलत नहीं होगा। सारे सबूतों के बिना पर आमिर मलिक मर्डर केस में ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आयशा मलिक को 3 महीने की सजा सुनाती है और इस दौरान वो जमानत की अर्जी भी लगा सकती है। सब इंस्पेक्टर संदीप गवाई, पीएसआई एट बेलकड़ी पुलिस स्टेशन। सर वो टॉपर थे स्टाफ सिलेक्शन में, ईमानदार एंड ऑनेस्ट मैन। बॉडी कब मिली? सकाळी 7:30 के आसपास। सुनसान सड़क थी सर। लोकल पुलिस का कहना है कि हिट एंड रन केस हो सकता है। हिट एंड रन है या कुछ और, इसका पता हम लगाएंगे सुधार। हो सकता है जो उन्हें 6 दिख रहा हो असल में वो 9 हो। उनके सीनियर से पता चला है वो काफी आइडियल पर्सन थे। कहीं पढ़ा था सर, आइडियल इज नॉट अ रियल। जैसे अभी आपने बताया ना वो 6 और 9 के बारे में। फिर भी एक पुलिस वाले को कोई क्यों मारेगा? वही पता लगाना है रश्मि। अरे आप हमें रोक क्यों रही हैं? क्या हुआ है यहाँ? सर बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? सर बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए, पीछे हटिए। रुको, देखिए मैं पत्रकार तो हूँ नहीं जो यहाँ वहाँ की बातें सुन के स्टेटमेंट बना दूँ। पुलिस वाला हूँ, अभी अभी आया हूँ, जांच करूंगा, उसके बाद ही कुछ कहूंगा। रवि साहब, ये है विजय शर्मा। हॅलो सर। सब इन्स्पेक्टर रश्मी आणि API सिद्धार्थ। काय वाटतंय नितीन?
सर विश्वास बसत नहीं है, हमारा तो पूरा डिपार्टमेंट शॉक है। आज सवेरे कुछ बच्चे लोग यहाँ खेलने आए थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया। सर देखने में तो ये हिट एंड रन का केस लगता है, और वहाँ वो टायर के निशान देखे तो लगता है सर कोई मीडियम साइज का ट्रक या तो फिर टेम्पो होगा। ये हिट एंड रन नहीं, मर्डर है। हिट एंड रन के केस में बॉडी पे अक्सर ऐसे टायर के मार्क्स नहीं होते। हिट एंड रन के केस में अक्सर बॉडी पार्ट जैसे ब्रेन, हार्ट, रीढ़ की हड्डी ये डैमेज होता है। इसे किसी ने यहाँ लिटाया है और उसके बाद इस पे ट्रक चलाया है। सर बहुत ही बहरे में से मारा है। ठीक से चेक करो इसे। रश्मि, इस केस से जुड़े सारे डिटेल्स चाहिए और संदीप के पर्सनल डिटेल्स भी। जलगांव के बेलकड़ी गांव पुलिस चौकी के पीएसआई संदीप गवई की बेरहमी से मौत हो चुकी है, सड़क से मिली। ये पुलिस वाले को कौन मार सकता है? सर, संदीप की मां ये मानने को तैयार ही नहीं है कि संदीप की मौत हो चुकी है। कैसे मानेगी सर? संदीप के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। अगले हफ्ते संदीप की शादी थी। नितिन सर, शादी में सिर्फ लड्डू खाने मत आना, 2 दिन पहले सब काम करने के लिए आना है। हो काकू, पक्का आऊंगा, नक्की। काकू बोल के मस्का मत लगाओ। आना है मतलब आना है। ये देखो मेरा बेटा आ गया। आप लोग नहीं आएंगे ना तो ये शादी के फेरे भी नहीं लेगा। तू यहाँ भी शुरू हो गई। अरे नितिन सर सॉरी, आप प्लीज तू चल घरी। अरे मी नाही बोलत होते नितिन सर, हळदीला पण यायचं। अरे मला सांगू दे, असं काय करतो तू? संदीप ऐसे किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसमें उसकी जान को खतरा हो? नहीं सर, पर हाँ वो प्राइवेटली कुछ ढूंढ रहा था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर, 3 महीने पहले सर का यहाँ पोस्टिंग हुआ था, तब से मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कि वो आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। नितिन, तुम्हारे हिसाब से संदीप ऑनेस्ट, स्ट्रिक्ट और उसूलों वाला इंसान था, फिर ये लुका छिपी क्यों? ऐसा कौन सा केस था जो उसने तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा? सर, कल शाम 7:30 बजे प्रिया साठे नाम के किसी लड़के ने संदीप को कॉल किया था। मैंने कॉल लॉग चेक किए तो पता चला कि पिछले 4 दिनों से उनकी कंटिन्यूअसली बातें चल रही थी। संदीप के फोन की पूरी CDR मुझे चाहिए। जी सर। कौन है प्रिया साठे, जानते हो? हाँ सर, उन दोनों के बीच कुछ तो था, पर क्या था वो मुझे पता नहीं। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। प्रिया, थांबे, गाड़ी थांबो। प्रिया, मैंने सर से पूछा कि वो लड़की कौन थी, तभी उन्होंने मुझे बताया कि वो उनके कॉलेज की पुरानी फ्रेंड थी। लेकिन दूसरी बार जब मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, 2 लोग अकेले सुनसान जगह पे हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे तो उसका क्या मतलब हो सकता है सर? बाद में मुझे पता चला कि प्रिया शादीशुदा है। 1 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर आखिर में जूनियर हूं सर, मेरी कौन सुनेगा? तुम्हारा संदीप के साथ क्या रिश्ता था? हम कॉलेज के दोस्त थे। कॉलेज के बाद किसी से कांटेक्ट नहीं था। हम दोनों भी अभी कुछ हफ्तों पहले ही मिले थे। तुम्हारे पति को पता है तुम्हारे और संदीप के बारे में? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। संदीप और मैं दोस्त है, इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैडम, जब दोस्त का मर्डर हो जाएगा तो सवाल उठेंगे और प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन मुझ पर क्यों? हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता दोस्त से बढ़कर था और आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में आपके पति मकरंद को इस बात का पता चल गया और उसने गुस्से में आकर संदीप का खून कर दिया। ये आप क्या बोल रहे हो? धोखा अक्सर मतलब पूरा होने के बाद ही दिया जाता है। ऐसा कौन सा मकसद था मैडम जो संदीप ने पूरा कर दिया था? बंद कीजिए ड्रामा। संदीप मेरे भाई की तरह था। तो आपके भाई साहब के बारे में आपके पतिदेव को आपने क्यों कुछ नहीं बताया? क्यों सब छुपा के रखा? म्हणजे काहीतरी होतच ना। ऐसा कुछ नहीं है। मकरंद से मैं प्यार करती हूँ और हम दोनों खुश हैं। करता क्या है ये मकरंद? जी, उनका दाल चावल का होलसेल का बिजनेस है और उसी सिलसिले में उनका जलगांव जाना होता है। मोबाइल नंबर दीजिए उनका।
सर, मुझे तो लव ट्रायंगल की बू आ रही है। लव ट्रायंगल में किसी एक का मरना तय है, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। सुतार, इस मकरंद और संदीप के बारे में सारी डिटेल पता करो, और रश्मि, प्रिया के बारे में सब पता करके बताओ। सर, ये प्रिया तो डॉक्टर राजा आठवले की बेटी है। कौन है डॉक्टर राजा आठवले? सर, कहने को तो ये डॉक्टर है, लेकिन लोग इसे देव मानुस कहते हैं। आरटी एक्टिविस्ट है, लोगों की काफी मदद करता है, लेकिन सर पुलिस से इसकी नहीं बनती, क्योंकि इन्हें हर पुलिस वाला बिका हुआ और करप्ट लगता है। अरे राजा साहब, आप क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? जब जनता का सेवक ही जनता की सेवा ना करे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। ये मंजरी है, इसके पुरखों की जमीन को एक लोकल गुंडा हड़पना चाहता है। इसने कंप्लेंट दी पर तुम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल राजा साहब, वो हुआ यूं कि क्या क्या वो क्या मतलब? ये विधवा है तो इसकी कंप्लेंट को तुम सीरियसली नहीं लोगे? ये मत समझना कि अकेली है, इसका भाई अभी जिंदा है, राजा अठावले। और सुनो, अगर कल तक उस रघु का तुमने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना, तो परसों बिना बताए अपना रेजिग्नेशन डाल देना। रश्मि, ये तो एक अलग ही एंगल निकल के आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया के पिता डॉक्टर राजा अठावले को संदीप और प्रिया के बारे में पता पड़ गया और उसने गुस्से में आकर संदीप को मरवा दिया? सर, कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम उस पर डायरेक्ट डाउट नहीं ले सकते। बड़े चाहने वाले हैं उसके। सर, अगर वो इन्वॉल्व है तो पूरे सबूत के साथ जाना पड़ेगा। कहाँ है इस डॉक्टर साहब और देव मानुष का क्लिनिक? आ जाओ। सर, आप निकल रहे हैं? हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया। वो मैं आपके लिए मच्छी करी लेकर आई थी। अरे वाह, मतलब तुम्हें मेरा वीक पॉइंट मालूम है कि मुझे मच्छी करी बहुत पसंद है, वो भी तुम्हारे हाथों की। तो ठीक है, थोड़ा लेट और सही। एक काम करो, तुम प्लेट्स लगाओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भाई को आना, देख रुक्मिनी फिश फ्राई से लेकर आई है। ताई, या ना मैं आपके लिए भी प्लेट लगाती हूँ। रहने दो रुक्मिनी, इतने प्यार से जिनके लिए लाई हो उन्हीं को खाने दो, कहीं कम ना पड़ जाए। क्या बोले जा रही हो, पागल हो क्या? आप क्यों भूल जाते हैं कि आपका एक घर है, बीवी है, परिवार है जो आपके लिए वेट कर रहा है, पर आप हमारी परवाह किए बगैर यहाँ एक पराई औरत के साथ खाना खा रहे हैं। सर, मैं आती हूँ। मेघा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। वो एक विधवा है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए इसलिए मैंने उसे नौकरी दी, इज्जत की जिंदगी दी। तो तुम हम दोनों के बारे में शर्म आती है मुझे तुम्हारे ऊपर। तो क्या कहूँ, सुबह क्लिनिक के लिए जल्दी चले जाते हो, रात में लेट आते हो। पेशेंट होते हैं मेघा, इसलिए देर हो जाती है। गंद भरा है तुम्हारे दिमाग में, निकालो से बाहर। संदीप, संदीप! अरे ताई, तुम्ही इथे? क्या हुआ? तांबे भाऊ आपके सर आज भी टिफिन भूल के आए हैं। मैं उनकी पसंदीदा भिंडी बनाई थी, वो लेके आई हूँ। कहाँ है संदीप? वो ताई, वो अभी पेट्रोलिंग के लिए गए। तो एक काम करो तांबे भाऊ, उसको फोन करके बुला लो। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फोन नहीं लग रहा काकी, आप खाना रख दीजिए, मैं उसे बता दूंगा। फोन नहीं लग रहा है? ठीक है बड़े साहब, आप ना उसे याद से खाना खाने के लिए बोल देना, भूल जाएगा नहीं तो। तांबे भाऊ, खीर खाई चाहिए। सर, आपने झूठ क्यों बोला? उन पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। सर, संदीप के पहले और कुछ अभी के केसेस देख रहा था, देखिए क्या आता है। देव मानुस ने मेरा बलात्कार किया है। किसने की है कंप्लेंट? सर, वो तो मालूम नहीं, क्योंकि ये कंप्लेंट शिकायत पेटी में पड़ी थी, लेकिन जिस औरत ने ये कंप्लेंट की वो सामने आई ही नहीं। संदीप सर ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। राजा साहब को छोड़ दो। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कहा? किसी ने मेरे खिलाफ रेप की कंप्लेंट की? हाँ। अच्छा, एक काम कीजिए, जिसने कंप्लेंट की है उसको यहाँ पुलिस स्टेशन में अभी बुलाइए।
सच का सच और झूठ का झूठ सब क्लियर हो जाएगा। देखिए हम उसे यहाँ नहीं बुला सकते। सर, बाहर बहुत सारी औरतें आई हैं, नारे लगा रही है, धमकी दे रही है, इन्हें छोड़ने के लिए कह रही है। सर मुझे डर लग रहा है कहीं वो औरतें अंदर ना आ जाए। छोड़ो छोड़ो, राजा साहब को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऑफिसर, मेरे पति को सब लोग देव मानुस कहते हैं और आप उन्हीं पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इनके खिलाफ कंप्लेन आई है तो इंक्वायरी के लिए इन्हें यहाँ बुलाना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम सभी लोग बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, चलो। इंस्पेक्टर साहब पूछिए, आपको जो कुछ पूछना है। पूछताछ हुई पर कुछ हाथ नहीं लगा। जिस लड़के ने कंप्लेंट की थी वो सामने आई ही नहीं और फिर केस बंद हो गया। क्या करें सर, इस शहर के आधे लोग डर की वजह से कंप्लेंट ही नहीं करते। ये भी तो हो सकता है कि तुम जिससे डर कह रहे हो हालात वही हो। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि वो कंप्लेंट ही झूठी हो। मेरा मतलब है हर अच्छा काम करने वाले आदमी के दुश्मन भी बहुत सारे होंगे। और सर आजकल तो हर कोई लड़की ये कहती है कि मेरा रेप हुआ है। क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ? कोई लड़की ऐसा झूठ नहीं बोल सकती, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। रश्मि मैडम, फेक एलिगेशंस के कितने केस आते हैं हमारे पास, और इन लड़कियों के फेक एलिगेशंस की वजह से कितने ही लड़कों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी मैंने अपनी आंखों से। इसका मतलब है हर लड़की झूठी है? मैंने ये तो नहीं कहा ना, मैंने तो बस इतना कहा कि हर लड़की सच्ची नहीं होती। बस देखो तुम ज्यादा बस ज़ाला हर जगह शुरू हो जाते हो। जब से इंक्वायरी शुरू हुई है तब से इस देव मानुस का नाम दूसरी बार आया है। इसकी और इसके फैमिली की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। यस सर, ये लो। वाओ, कैसे लगे? बहुत खूबसूरत है बाबा। अभी कहाँ खूबसूरत, ये दिखाओ। खूबसूरत तो अब लगेंगे बेटा। अच्छा बताओ, कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? कॉलेज? आई को क्या हुआ? आई क्या हुआ तुझे? तू ऐसे गुस्सा होकर क्यों आ गई आई? अरे कुछ नहीं हुआ, ये तेरी आई मुझसे गुस्सा है। क्या है ना, उससे लगता है कि मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता। आई, ये सब बाबा अपने लिए ही तो करते हैं ना, सब इन्हें देव मानुस बोलते, पर मेरे लिए तो मेरे बाबा एकदम सुपर हीरो जैसे हैं। तुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है? ओ हाँ, मैं बैग लेकर आई। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। वो चली जाएगी। आई, मैं ना आते आते दीदी के घर होते हुए आऊंगी। बाय। चलो बाबू चलो। हाँ चलो चलो, आओ चलो मेघा, शाम को मिलता हूँ। देख, तू अच्छे से पढ़ाई करेगी ना, मैं तेरा एडमिशन मुंबई के सेंट मेरी कॉलेज में कराऊंगी। फिर तू मुंबई में रहेगी और वहीं से पढ़ाई करेगी। अरे दीदी, लेकिन उसके लिए तो कितने सारे पैसे चाहिए ना, हम कहाँ से लेंगे इतने सारे पैसे? तो उसकी चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी। बस तू पढ़ाई पे ध्यान देना। और चाहिए? नहीं दीदी, बस हो गया। ये कंगन कब खरीदे? ये तो मुझे आज सुबह ही बाबा ने दिए। कितने खूबसूरत है ना। निकाल कर फेंक दे। यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है नीतू। बिना मतलब के यहाँ कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। दीदी, वो बाबा है हमारे सौतेले। और मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ ना, तेरी माँ से जाके पूछ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तू जलती है मुझसे क्योंकि बाबा ने तुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया, मुझे कंगन दिए, इसलिए जा रही हूँ मैं। नीतू, नीतू बात सुन मेरी। नीतू, हेलो। देखकर अनदेखा अच्छा कर लेती है तू माँ है या चुड़ैल? शर्म नहीं आती तुझे? प्रिया तू शांत हो जा। कैसे शांत रहूं आई? पहले बालिया, अब ये कंगन, ये सब किस और जा रहा है ना, सब समझ रही हूं मैं। देख तू चुप बैठ। चुप रहकर ही तो सब कुछ सह लिया, लेकिन नीतू ये नहीं सहेगी। अब तो समझ आई, बचा ले अपनी बेटी को। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संदीप की मौत रात को 11 से 3 बजे के बीच हुई। एक्सीडेंट? नहीं सर, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था। यहाँ सर के पीछे वार किया गया था सर, और सर बेहोशी की हालत में उसके ऊपर ट्रक चलाया गया। कौन कर सकता है ये सब? प्रिया, मकरन या फिर डॉक्टर राजा अठावले? सर, संदीप के कॉल लोकेशन के हिसाब से वो मर्डर वाले दिन रात को 9:30 बजे अपने घर से निकला था और डॉक्टर राजा के क्लिनिक गया था। तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब सर जो कुछ भी हुआ है वो सुनसान सड़क और क्लिनिक के बीच हुआ है। सुतार, कुछ ज्यादा ही शरीफ नहीं है देव मानुस? एक औरत इसके खिलाफ कंप्लेन करती है,
संदीप की मौत इसके क्लिनिक की ओर इशारा करती है। सर, ऐसे साधु संत बाबा बहुत देखे हैं मैंने जिंदगी में। एक बुरा काम छुपाने के लिए 10 अच्छा काम करेंगे। सर, अगर ये दोषी हुआ ना तो सबसे पहले इसको मैं ही मारूंगा सर। मैं मारूंगा? आपको लगता है संदीप को मैंने मारा? हो सकता है। उस दिन रात 10 बजे संदीप आपकी डिस्पेंसरी के आसपास था, फोन भी यहीं बंद हुआ, जो कुछ हुआ यहीं हुआ। देखिए, मेरा क्लिनिक मार्केट के बीचों बीच, और जहां तक मेरी बात है, मैं लगभग रात को 9:40 पर एक पेशेंट विजिट पे गया था। पेशेंट का नाम? शोभा वैद्य। रश्मि, शोभा वैद्य से मिलो और इस डॉक्टर अठावले की उस रात की लोकेशन वेरीफाई करो। या तो ये बहुत बड़ा शातिर है या फिर सच में देव मानुष। हो सकता है कि सर शिकायत पेटी की कंप्लेंट जेन्युइन हो और उसका इस केस से कोई रिलेशन ही ना हो सकता है। एक काम करो सिद्धार्थ, पिछले 6 महीने में डॉक्टर अठावले को जिन औरतों ने रेगुलर विजिट किया है उनसे पूछताछ करो, उनके हैंडराइटिंग सैंपल्स लो और उसे उस लेटर से मैच करो। ये इस केस को नई दिशा दे सकते हैं। पिछले 6 महीने में जो भी सुसाइड और मिसिंग केस हुए हैं उन सब की फाइल तांबे से लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। समझ गया सर। तो चला। रश्मि, मकरंद का कुछ पता चला? जलगांव में ही है या कहीं और? पता नहीं सर, पिछले 24 घंटे से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी लास्ट कॉल लोकेशन बेलकड़ी बस स्टैंड थी। ये दोनों मियां बीवी मिलके कहीं हमें घुमा तो नहीं रहे? ये प्रिया के पास चले सर? तुम जाओ और जो मैं कहता हूँ वो बोलो। मुझे नहीं पता मकरंद कहाँ है। और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? मतलब तुम्हारा पति गायब है पर तुम्हारे चेहरे पे कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। प्रिया, तुम संदीप को अपना दोस्त मानती थी ना, तो यही वक्त है अपनी दोस्ती निभाने का। मैं जानती हूँ संदीप के जाने का सबसे बड़ा दुख तुम्हें हुआ है। कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। वो बहुत खुश था। तू ही चॉइस कर ले यार। संदीप, मैंने सिर्फ उसकी फोटो देखी है, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ। चॉइस तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, ये तीनों ले लेते हैं। अच्छा, इतना प्यार? अभी से इतना प्यार करोगे ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हें जोरू का गुलाम बना के रखेगी। संदीप एकदम परफेक्ट पति था, जैसा हर लड़की चाहती है। क्या तुम्हारे और मकरंद के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मकरंद के साथ खुश नहीं थी। बोलो प्रिया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था। मकरंद बच्चे के लिए एकदम डेस्परेट हो गया था। एक दिन हम डॉक्टर के पास चले गए तो पता चला कि प्रॉब्लम मुझ में है, मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती थी। उसी दौरान संदीप की पोस्टिंग यहाँ पर हो गई थी। उसे मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स बताती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मकरंद इस बात को नहीं समझेगा, इसलिए संदीप के बारे में मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। संदीप का मर्डर और मकरंद का गायब होना, इसमें कुछ तो कनेक्शन हो सकता है प्रिया। तुम जानती हो मकरंद कहाँ हो सकता है? मकरंद का हमेशा जलगांव आना जाना होता है। वहां पर उसका जो दोस्त है अजित देशमुख, शायद उसे कुछ पता हो। देखो सर, इन दोनों की हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हो रही। सर, मेरी उत्तरा बीमारी से तंग आ गई थी सर। रात रात भर रोती थी, उसे जीना ही नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। उत्तरा राजा अठौली की पेशेंट थी, हो सकता है कि बात कुछ और हो। 1 मिनट, आप राजा साहब पर शक कर रहे हो? अरे देव मानुस है वो। मैं आज जो स्कूल में क्लर्क की जॉब कर रहा हूं ना, उनकी वजह से मुझे और उत्तरा को हमारे बुरे समय से उन्होंने निकाला था। देखिए सर, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए। मेरे पति को मरे बहुत साल हो गए सर। ये कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है? क्या है ना मैडम, हम ग्राम पंचायत से आए हैं। वो क्या है ना, सरकारी कामकाज रहता है तो रोज नए नए फॉर्म, नए नए कागज लगते रहते हैं। बस अब हाँ, आप बस ये फॉर्म भर कर दीजिएगा, बाकी हम लोग देख लेंगे। हाँ, बस ये लीजिए। सर, मकरंद से बात हुई और वो उसका दोस्त अजीत देशमुख, उससे भी बात हुई। वो दोनों साथ में ही थे। मैंने मकरंद को बुला लिया है, कल वो पुलिस स्टेशन आ जाएगा। अरे बैठ ना मकरंद, सुधर भाऊ दांड का जरा आप। क्या रे? हाँ, 3 दिवसापासून फोन बंद करून बसलायस। तेरे को क्या लगा तू फोन बंद करके बैठेगा तो तेरे को हम भूल जाएंगे? हाँ, तेरे को पकड़ नहीं पाएंगे। बोल सच सच बता, क्यों भागा था घर से?
क्या करता मैं उस घर में रहकर? मुझे उस प्रिया की शक्ल भी नहीं देखनी थी। उसने धोखा दिया है मुझे और मेरी फैमिली को। मतलब? प्रिया कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए। स्कैन किया, जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मैं पागल हो गया था। इतना बड़ा धोखा। हाँ, तेरे पास यूट्रस ही नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? ये क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 साल पहले ही तेरा यूटेरस निकाल दिया और तू कहती है तुझे कुछ भी पता नहीं। पागल समझाए मुझे? जानवर हूं मैं जो तेरे बाप ने मेरे सामने ये मांस का टुकड़ा डाल दिया? ना तो पूरी बीवी कहने लायक है, ना पूरी औरत। जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर पाए वो औरत कहलाने के लायक नहीं। तो जैसे लोगों के लिए अलग अस्पताल होना चाहिए, इलाज की जरूरत तुझे है। देखिए सर, ये सारी बातें है ना आपके शहर में ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ शादी के बाद अगर बच्चा ना हो तो वो शादी नहीं मानी जाती। अच्छा, तो अधूरी शादी को पूरा करने के लिए अफेयर किया तूने? क्या बकवास कर रहे हो आप? ये सब अरे सर रहने दीजिए, अरे मैं देखता हूँ ना इसे। अरे बकना आगे और उसके बाद उल्टा जवाब दिया ना, समझ लेना। बताता हूँ। प्रिया से दूर रहने के लिए मैं मेरे दोस्त अजीत के पास सातारा में रहने गया। वहां मेरी मुलाकात अजीत की बहन कविता से हुई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और हमने शादी करने का फैसला किया। मुझे प्रिया से और प्रिया की फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे खुश रहना है। तू जानता था संदीप और प्रिया की दोस्ती के बारे में? अगर मुझे उन दोनों पर शक होता तो सबसे पहले मैं प्रिया को मार देता, संदीप को नहीं, क्योंकि प्रिया ने मुझे फंसाया है, संदीप ने नहीं। अगर उन दोनों में कुछ होता भी ना तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होती। जान तो छुट्टी उस प्रिया से। ठीक है, जा। और सुन, कितना भी जरूरी काम हो, बेल कड़ी छोड़ के जाने की गलती मत करना। ठीक है सर। मकरंद सच कह रहा है। मैंने उसकी जिंदगी खराब की है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा गर्भाशय निकाला गया है। तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं है। मतलब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ और तुम्हें पता ही नहीं चला? वो मैं प्रेग्नेंट थी। आई वॉज रेप्ड और मेरा बलात्कार करने वाला कोई और नहीं था, मेरा बाप डॉक्टर राजा अठावले। बाबा के गुजर जाने के बाद हमारी हालत बहुत खराब थी। मैं सिर्फ 14 साल की थी और नीता 10 साल की। हमारे खातिर आई ने दूसरी शादी की, लेकिन एक रात मैंने देखा वो डॉक्टर मेरे आई के साथ बलात्कार कर रहा था। एक मिनट, बलात्कार? हाँ, वो आदमी राक्षस से कम नहीं है। सेक्स के लिए पागल है वो। मेरी आई को तकलीफ में देखकर उसे मजा आता था। तुम्हारी माँ को ये सब पता था? हाँ, और फिर भी वो चुप रही। मुझे पता है ये सब बहुत गलत है, पर अगर डॉक्टर साहब ना होते तो हम किसी रोड पे खड़े होते और आता जाता हर कोई तुम्हारी इज्जत से खेलता। यहाँ पे तो बस एक ही मीठू चपोड़े हाथ जोड़ते। किसी से कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। फिर 2 साल मेरे साथ ये रोज होता रहा। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो आई ने मेरे अबॉर्शन के साथ मेरा गर्भाशय भी निकलवा दिया। और ये बात मुझे मकरंद से पता चली। बहुत गुस्सा आया था मुझे। क्यों आई, क्यों? मुझे लगा था शादी के बाद मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन तूने मेरी शादी भी तोड़ दी। मकरंद मुझसे अलग होना चाहता है, मैं क्या करूं? हाँ, फिर से तेरे पास आके रहूं और बार बार तेरा पति मेरा रेप करे? यही चाहती है ना तू? यही चाहती है ना? कोई साथ में नहीं था मैडम, किसको बताती? तभी मेरी मुलाकात संदीप से हुई। मैं उसे सब कुछ बताती थी, उसी के सामने रोती थी। चुप रहकर कुछ नहीं मिलेगा प्रिया, तुम्हें बोलना पड़ेगा। सब खत्म हो जाएगा संदीप। तो अब क्या ठीक चल रहा है प्रिया?
देखो, अगर तुम ऑफिशियल रेप की कंप्लेन नहीं डालोगे तो मुझे ये केस अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। और कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगा। वो मुझे इंसाफ दिलाना चाहता था। इसके पहले ही संदीप कुछ करता, किसी ने डॉक्टर के खिलाफ रेप की कंप्लेंट शिकायत पेटी में डाल दी, केस फाइल हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसलिए मैंने उसको सब सच सच बता दिया। डॉक्टर राजा आठवले असल में डॉक्टर है ही नहीं। आई ने मुझे बताया था कि वो सतारा में लैब टेक्नीशियन था। 12 साल पहले वो जलगांव आया और फिर उसने डॉक्टर की प्रैक्टिस की है। संदीप इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हाँ बोलो सतार। सर, शिकायत पेटी की हैंडराइटिंग मैच हो गई सर। किसके साथ? शोभा वैद्य, जिससे मिलने उस रात राजा आठवले गया था। कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं उसे ये बात नहीं बताती तो शायद आज संदीप जिंदा होता। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। सब कुछ मेरी वजह से। सही थे सर, आप बहुत शातिर कौवा है ये। साधूच्या वेशात राक्षस है। अब इस राक्षस के उद्धार का वक्त आ गया सुतार। पक्के सबूत जुटाओ इसके खिलाफ, फिर निकालेंगे इसकी बारात पूरे शहर में। सुतार, पता लगाओ अभी इसका टारगेट कौन है, किसका इलाज चल रहा है वहां फिलहाल। रश्मि, अगर संदीप को यह पता था कि यह डॉक्टर फेक है तो उसने इसके खिलाफ मेडिकल काउंसिल में कांटेक्ट किया होगा। पता लगाओ। यस सर। हैंडराइटिंग के बारे में कुछ पता चला? अपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उस पर काम कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगी सर। टाइम नहीं है। अगर सबूत मिलने से पहले डॉक्टर गायब हो गया तुम सबको गायब कर दूंगा। आप लोग यहाँ सब गप्पे मार रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है। तांबे बहू, ये मिठाई पूरे पुलिस स्टेशन को बांट दो। बड़े साहब नमस्कार, मेरे संदीप की शादी का कार्ड है, लीजिए। पूरे परिवार के साथ आना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। नितिन साहब, एक दिन पूरे पुलिस स्टेशन को छुट्टी, और एक दिन पुलिस स्टेशन को छुट्टी दी तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। आप सब लोग ना शादी में आना। और संदीप भी ना कहाँ चला गया पता नहीं, सारे काम मुझे करने पड़ रहे। साधना, तू पढ़ेगा लगना ला। सर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है सर। इनके दिमाग से वो सदमा निकालना होगा, नहीं तो बेचारी सारी जिंदगी भर संदीप का इंतजार करती रहेगी वो। सर, इन्होंने तो अभी तक संदीप की बॉडी भी क्लेम नहीं की है। अरे आप सब लोग आ गए, बहुत सारे काम पड़े हैं। मुझे ना खाना बनाने वाले के पास भी जाना है। और तांबी बहू, शादी के दिन आपको ही गाड़ी सजानी है। हाँ, और ना क्या मैं लाल बत्ती की पुलिस की गाड़ी में थोड़ी ना मैं बहू को लेके आऊंगी। आप दोनों को काम करने के लिए आना है। अरे तुम इथे क्या उबे हाथ? हाँ, ये तो सो रहा है। संदीप का एक्सीडेंट हो गया, वो बच नहीं सका। बड़े सब क्या बोल रहे हैं? ये तो सो रहा है। संदीप अब नहीं रहा काकी, आखिरी बार उसका चेहरा देख लीजिए। किसी के खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ बोलो सतार। सर, शिकायत पेटी की हैंडराइटिंग मैच हो गई सर। किसके साथ? शोभा वैद्य, जिससे मिलने उस रात राजा आठवले गया था। तुम्हारी हैंडराइटिंग इस लेटर से मैच हो रही है जिसमें तुमने लिखा है कि देव मानुस ने तुम्हारा बलात्कार किया है। और उसी देव मानुस ने कहा कि संदीप के मर्डर की रात वो आपके साथ था, आपसे मिलने आपके घर गया था, जबकि आपके फोन की लोकेशन उस रात डॉक्टर के क्लिनिक की थी। और अगर आप क्लिनिक पर थी तो डॉक्टर साहब वहां पर क्या कर रहे थे? सर, कुठला आता? भांडा फूट चुका है, अब सच बोलिए, नहीं तो ना खून का चार्ज लगाकर ये केस इधर ही बंद कर देंगे अब। और आपको बेटे को आपको मिलने के लिए जेल आना पड़ेगा।
मैंने कुछ नहीं किया सर, सिर्फ झूठ बोला है मैंने कि उस रात डॉक्टर साहब मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो अब सच बोल दो। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं डॉक्टर साहब के पास गई। बस सब ठीक, अब तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। उसके बाद ये हर रोज होता रहा। तो तुमने पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमारी हालत बहुत खराब थी, मैं खाने तक को पैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब आते, मुझे पैसे देते थे, और उसके बाद मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मुझे ये सब बंद करना था सर, इसीलिए मैंने शिकायत पेटी में चिट्ठी डाल दी। तो जब पुलिस आपके दरवाजे आई तो सच क्यों नहीं बोला? डर गई थी सर मैं कि अगले दिन अगर डॉक्टर साहब छूट के आ जाते वो मुझे भी मार डालते। मुझे भी? मतलब? उस रात डॉक्टर साहब ने मुझे क्लिनिक बुलाया था, वहां संदीप सर भी आए थे। डॉक्टर का धर्म होता है जिंदगी देना, जिंदगी लेना नहीं। पर ये तू नहीं समझ पाएगा क्योंकि तू डॉक्टर है ही नहीं। इंक्वायरी की है मैंने तेरी, ये जो डिग्रियां लटकाई हुई है ना, सब फेक है। कौन यकीन करेगा रे तेरा? देव माणूस है मैं, देव माणूस। दफा यहां से, तेरा पैसा पहुंच जाएगा स्टेशन में। उसका यूट्रस निकाल दिया ताकि वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो पाए। तू देव मानुस नहीं है, तू राक्षस है, राक्षस। कुछ भी नहीं कर पाएगा रे तू। पिछले 12 सालों से खेल खेलता आ रहा है मैं, राजा ठावले, समझा क्या? अगर ऐसा ही है ना तो तुझे जिंदा रखना सबसे बड़ी गलती होगी। तू क्यों डर रही है? अरे हमारा नहीं है, बेहोश हुआ है बस। तू फोन दे, दे लवकर, दे दे दे। अरे दे। हाँ सुन, राजा बोल रहा हूं। किसको कॉल किया था उसने? किसको कॉल किया था? पता नहीं, पर बाद में बोला कि घर जाओ, और जब सुबह न्यूज़ देखा तो पता चला उन्होंने संदीप सर को मार दिया था। उठाओ, लाउड स्पीकर पे लो। क्लिनिक पर अभी कोई नहीं है, जल्दी आ जा अभी तुरंत। चलो उठा के लाते हैं इस देव मानुस को। सर इसको ना मैं ही मारूंगा। सर, ही इज नो मोर। सर लगता है गला घोट के मारा है। अब इसे किसने मार दिया? हर चीज जगह पर है। इसे जिसने मारा है वो जानता था कि शोभा के बयान के हिसाब से संदीप को इन्हीं में से किसी एक ट्रॉफी से मारा गया है। इन ट्रॉफीज को फॉरेंसिक के लिए भेजो सुतार। यस सर। सर राजा ने शोभा को कॉल किया था और उसके 2 मिनट बाद इस सेल पर और एक फोन आया था। किसका? मकरंद का। हेलो, ओके ठीक है सर। ये देखिए, राजा ने उस रात शोभा के फोन से मकरंद के दोस्त अजित को कॉल किया था। इस मकरंद के फोन को ट्रेस पे डालो। सुधार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उस रात राजा ने शोभा के फोन से अजीत को फोन किया। अजीत का फोन मकरंद ने उठाया क्योंकि अजीत और मकरंद दोनों साथ थे और मकरंद यहां उसकी मदद करने आ गया। सर, मकरंद की लोकेशन मिल गई है। चल। ठीक हो? चल। दाढ़ी बोल तो गया था पटापट। मैंने और कविता ने
शादी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन मेरा बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा था और ये बात अजीत को पता थी। उसने तो मेरे सामने शर्त ही रख दी थी, अगर मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 25 लाख रुपए जुटाने पड़ेंगे। मैंने तो टेंशन के मारे घर ही जाना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे प्रिया का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन ये बात जब डॉक्टर को पता चली तो उसने उसका यूट्रस ही निकाल दिया था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में पैसा कमाने का रास्ता नजर आया। मेरा बलात्कार करने वाला कोई और नहीं था, मेरा बाप डॉक्टर राजा अठावले। अच्छा हुआ ना मैं कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो ये एटीएम कार्ड मेरे हाथ में कैसे लगता। अब जब मैं बोलूं तब मुझे पैसे देते रहना। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो ये ऑडियो क्लिप वायरल हो जाएगी, फिर तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मिलकर खुदकुशी करना। हर महीने मुझे पैसे मिलते रहे और मैं जुटाता रहा, लेकिन प्रिया मुझे बार बार कॉल करके तंग करती रहती थी, इसलिए सातारा जाने के बाद मैं फोन ही बंद कर देता था। उस रात डॉक्टर साहब का कॉल अजीत को गया था। हाँ सुन, राजा बोल रहा हूँ, एक काम है तुझसे। 1 घंटे में 10 लाख कमाएगा? हाँ, कैसे? एक बॉडी को ठिकाने लगाना है, एक्सीडेंट लगना चाहिए। हाँ ठीक है। मैंने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि मुझे पैसे जुटाने थे। अजीत का तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था ही, इसलिए मैंने बिना बताए उसकी गाड़ी लेके बेलकड़ी पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो एक पुलिस वाला था। जलगांव के बेलकड़ी गांव पुलिस चौकी के पीएसआई संदीप गवई की बेरहमी से मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला था, उसकी आइडेंटिटी मुझसे छुपा कर रखी थी। डॉक्टर राजा तुझे बाद में भी पैसे देता था ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार क्यों दिया? मुझे टिप मिली थी। डॉक्टर साहब ने अपनी जमीन बेचकर 3.5 करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन जो खरीदार था उसकी एग्रीमेंट होने से पहले ही मौत हो चुकी थी, तो बेसिकली ये पैसा ब्लैक हो चुका था। मैंने सोचा क्यों ना पैसा ये मेरा हो जाए, इसलिए मैंने वो पैसा डॉक्टर साहब से कैसे निकलूं ये प्लान बनाया। मकरंद, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दूंगा। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे 10 लाख, मुझे तुम्हारे 3.5 करोड़ रुपए चाहिए। 3.5 करोड़? हाँ, जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना। प्रिया को क्यों मारना चाहता था? डॉक्टर साहब की मौत की तलवार मेरे सर पर हमेशा रहती थी, इसलिए उन दोनों को मारकर उनकी मौत में सुसाइड बता देता और ऑडियो क्लिप वायरल करने के बाद ये बात साबित ही हो जाती, फिर मैं और कविता आराम से जिंदगी बिता पाती। बहुत सपने देखे तूने, बाकी के सपने अब जेल में देखना। कहा था ना तुझसे, तुझे इलाज की जरूरत है, तो जैसों का बस यही इलाज है। चल छोड़ दो। चल। इस केस में आरोपी मकरंद साठे को पीएसआई संदीप गवाई और राजा अठावले के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302, आपराधिक साजिश के लिए 120B और सबूतों से छेड़छाड़ के लिए आईपीसी की धारा 204 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।